Assalamu alaikum khawatine wa Hazrat. Welcome back to another episode of the Chat Room by Kips in collaboration with Think Big. This is your host Mohammad Shahrukh. और आज का जो हमारा पॉडकास्ट है अगेन आई हैव द ऑनर ऑफ इनवाइटिंग मिस आयशा जिनके लास्ट पॉडकास्ट पे भी वी हैड ओवर 13,000 व्यूज़. सो ऑन पॉपुलर डिमांड वी हैव अगेन इनवाइटेड एंड रिक्वेस्टेड हर टू टॉक अबाउट अ वेरी कोर इशू जो आजकल बड़ा एक हॉट और दुनिया में एक बड़ा उसमें धड़चली मची हुई है उसके ऊपर, which is the fall of Syria. As you have seen recently, after the fall of Afghanistan, Taliban took over, and then we've also seen 3-4 days back, we saw how Bashar al-Assad, who had very strong hold and grip on Syria, actually fled, and how the other troops and other stakeholders are, using this opportunity to fill up the vacuum. So we're going to have a very interesting discussion. कोशिश करेंगे आपको समझ आए सीरिया में क्या चल रहा है, इसके repercussions क्या हैं, और कौन से स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, और क्या फ्यूचर हमें नज़र आ रहा है जियो पॉलिटिक्स में, मिडल ईस्ट में सीरिया के फॉल होने के बाद. सो थैंक यू सो मच मिस आयशा फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. इट इज़ ऑलवेज एन ऑनर टू हैव यू. Thank you so much for having me. Yes. So I think let's kickstart the discussion. Absolutely. सीरिया का हमने देखा एक बड़ा ही ओवरनाइट में सुबह उठा तो पता लगा जी बशार अल असद छोड़ गया, और वो बंदा जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप थी, जिसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग बैकिंग थी रशिया से, ईरान से, और एक प्रॉपर उसने जो है अपना एक कंट्रोल जमाया हुआ था ओवरनाइट. क्या ऐसा हुआ, उस पे आने से पहले हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा हमें आप हिस्ट्री के बारे में बताएं. सीरिया की, शाम एक बहुत अहम जो है वो कंट्री है और उसके बारे में बड़ी रिच हिस्ट्री है उसकी. सो ब्रीफली सिर्फ हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताइएगा. अब अगर बशार असद के कॉन्टेक्स्ट में देखें, बिकॉज हम उसका राइज एंड फॉल डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके फादर ने जो है बेसिकली उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है व्हेन वी टॉक अबाउट दिस डायनेस्टी और दिस फैमिली रूलिंग. ही वाज बेसिकली हाफिजुल असद, और ही वाज वेरी पॉपुलर व्हेन इट कम्स टू सीरिया. 1960s में ही बिकम एयर चीफ इन कमांड ऑफ सीरिया, और उसकी मिलिट्री में रूलिंग आप कह लें, उसकी मिलिट्री में साइन कह लें, और उसकी मिलिट्री में लॉबिंग कह लें, दैट वाज वेरी स्ट्रांग एट दैट टाइम. 1960s की पूरी डेकेड को उसने यूज किया फ्यूचर पॉलिटिक्स ऑफ सीरिया के लिए, जहां वो देखता था कि आई वुड ऑब्वियसली प्लेस माई सेल्फ. एंड 1970 में फाइनली ही बेसिकली डिड अ वेरी सक्सेसफुल क्यू. उसने सिटिंग गवर्नमेंट को टॉपल डाउन कर लिया एंड ही केम इनटू पावर. नाउ द इंटरेस्टिंग फैक्टर इज कि ये जो कम्युनिटी जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता था, दैट वाज अ माइनॉरिटी कम्युनिटी. और माइनॉरिटी सिर्फ एथनिक आइडेंटिटी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं शाहरुख, बल्कि इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूंगी ये बिलोंग्स टू द शिया कम्युनिटी. और शिया कम्युनिटी हार्डली उस टाइम पे सिर्फ 13 to 15% एग्जिस्ट करती थी सीरिया के अंदर. तो दोनों कॉन्टेक्ट्स में दैट वाज अ सुन्नी डोमिनेंट स्टेट. एब्सोल्युटली, इवन टिल टुडे इट इज अ सुन्नी डोमिनेंट स्टेट. 75% of the population it still belong to that sect. और एथनिक आइडेंटिटी में भी इसका माइनॉरिटी होना और फिर ऑब्वियसली शिया कम्युनिटी से बिलोंग करना, तो इसके कू को लेकर भी बहुत से सवाल हैं जो जहन में आते हैं. बहुत से लोग इसको लिंक बैक करते हैं अगेन, बिकॉज 1970s में ही कम्युनिटीज भी जो हैं थोड़ी बहुत शरारतें कर रहे थे. ऑब्वियसली दे केम इनटू पावर आफ्टर 9 years 10 years, बट एट दैट टाइम बेसिकली कम्युनिटीज जो हैं वो यूरोप में बैठे हुए थे बिकॉज दे वर ऑन एक्साइल. तो बहुत से लोग खैर इसका लिंकेज बनाते हैं जिसकी कोई फैक्चुअल डेटा अवेलेबल नहीं है. बट खैर 1970 में जब इसने सक्सेसफुल कू कर लिया तो ही केम इनटू रूलिंग. अनफॉर्चुनेटली आप ये देखिए कि 30 years तक देयर वाज नो अपोजिशन एट ऑल. उसकी रीजन ये है कि बेसिकली जो he was unopposed, कोई इसके सामने नहीं खड़ा हुआ था, सोल बादशाह था. एब्सोल्युटली. उसकी 5 में से फैक्ट्स आपको जल्दी से गिनवाऊंगी. पहला ये था, ही बेसिकली स्टार्टेड द सवेयर प्रिजन पनिशमेंट्स. और इसने इस तरह के प्रिजन्स बनाए थे विच आर स्टिल नोन एज, बशार अल असद के भी रजीम में दे आर नोन एज ह्यूमन स्लॉटर हाउसेस. और वहां पर बहुत ब्रूटल टॉर्चर होता था. We can compare them to Guantanamo Bay और जो है आपकी बाकी जो उस तरह की प्रिजन्स हैं, बल्कि उससे भी वर्स्ट. अबू शरीफ वगैरह, अबू गरीब प्रिजन. अबू गरीब, यस. उसके बाद अगर मैं सेकंड नंबर पे आपको कोट करूं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वर एक्सट्रीमली सप्रेस्ड, और कोई बोल नहीं सकता था. तीसरी चीज मैं अगर बताऊं तो जितने भी वहां पर उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स थे, यहाँ पर जो मीडिया हाउसेस थे या न्यूज़पेपर थे या मैगजीन्स थे, उनका एक ही पर्पस होता था कि आपने हाफिज साहब को जो है वो पोर्ट्रे करना है दैट ही इज लाइक अ डेमीगॉड पर्सनालिटी, और वो जो कर रहा है इट इज ऑल परफेक्ट. चौथी जो उसने चीज की थी वो अपनी माइनॉरिटी को ऑब्वियसली मेजॉरिटी में कन्वर्ट तो नहीं कर सकता था. इट वाज नॉट पॉसिबल. अगर 3 decades की भी बात की जाए तो ही डिड वन थिंग, उसने जितनी भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं उसके ऊपर या तो अपनी फैमिली को, अपने
कजन ब्रदर्स एंड स्टफ, या फिर अपनी शिया कम्युनिटी के लोगों को लगाना शुरू किया। दैट वाज द थिंग जिससे वो पॉपुलर भी होना चाह रहा था, हाईलाइट भी होना चाह रहा था ईरानियन कम्युनिटी की भी नजर में, क्योंकि 1979 में आपको खुमीनीस का भी एक बड़ा सडन राइज मिलता है, एक सक्सेसफुल रेवोल्यूशन मिलती है। तो ही कंसीडर दैट थिंग कि अगर मैं इस तरह से शिया बेस अपनी बना लेता हूँ तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गेट द बैक ऑफ ईरानियन कम्युनिटी। और देयर इज नो डाउट इन दैट कि ईरान की एक साइंग और उसकी जो राइज है और उसके बाद उनकी जो ऑयल बेस उनकी इकोनॉमी है, दैट वाज वेरी प्रोमिनेंट। तो उसने ये 3 से 4 मेजर स्टेप्स किए। एक फेयर पनिशमेंट्स वाला कर दिया, दूसरा उसने ऑब्वियसली बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह खत्म कर दिया। फिर क्योंकि वो अपनी माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकता था, तो उसने ये किया कि इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर अपने लोगों को हायर करना शुरू किया ताकि हर चीज उसके कंट्रोल में रहे। यहाँ तक उसका जो कंट्रोल जो है 3 डेकेड्स में अगर आप देखें तो उसने बहुत स्मॉलेस्ट टाउन्स के अंदर भी बाकायदा तौर पे मिलिट्री को इस तरह से डिप्लॉय करवाया था कि एक बहुत स्मॉलेस्ट ब्लीक इवेंट भी ऐसा ना हो जो उसकी नजर में ना आए, ताकि कोई इसके अगेंस्ट रिवॉल्ट करे कुछ भी हो तो उसके इंस्टेंट न्यूज मिले। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो दैट वाज द थिंग जिसकी वजह से उसको बहुत आसानी हुई। और प्योर टोटलिटेरियन regime उसने जो है वो fascist, I would say fascist, yes. अच्छा, बिफोर दैट जस्ट ब्रीफली, क्या उससे पहले सीरिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट थी या तब भी इसी तरह का उसका? नहीं, सीरिया का अगर मैं आपको बताऊं तो ऑटोमन एम्पायर और उसके डाउनफॉल के बाद अगर आप देखते हैं तो यस, हमें वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शाहरुख, वहां पर ट्राइबलिज्म बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता था। तो अगर ट्राइबलिज्म की मैं बात कर रही हूँ तो आई होप आप बात समझ रहे हैं और ऑडियंस भी समझ रहे हैं कि ट्राइबलिज्म का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह की चाहिए होती है, जिस तरह की आपको डेवलप कंट्रीज में या यूरोप में मिलती है, वो तो एग्जिस्ट कभी कर ही नहीं रही थी। यही तो रीजन थी कि मिलिट्री को इतना सक्सेसफुल हो गया। दैट वाज द कोर रीजन। वेरी ब्रीफली एक छोटी सी और चीज, हाउ डिड अमेरिका अलाउ दिस? आई मीन, you know how it is notorious for conducting all of these things. So how did Bashar al-Assad when come into power? अच्छा, उसके बाद जब ये उसका, अच्छा मैं आपको अमेरिका का रोल थोड़ा सा पास में भी बता देती हूँ, देन हम आते हैं। अच्छा, अमेरिका जो है वो उस टाइम पे मोर इंटरेस्टेड आपको था इजराइलियन कम्युनिटी 1967 की वॉर एंड स्टफ। ही वाज वेरी फोकस्ड कि सीरिया की जो टेरिटरी है वो एक्सपैंड हो जाए और वहां उसको वो अपना हब बनाना चाहता था टू प्ले एट ऑल साइड्स। उसमें गोलान हाइट्स वाला भी हमने एक प्रीवियस पॉडकास्ट भी किया था, उसमें हमने डिटेल में डिस्कशन की थी। तो दैट वाज द थिंग। अमेरिका का जो कोर फोकस था वो ये था। दूसरा, अमेरिका का कोर फोकस था यूएसएसआर and the downfall of USSR. At that time it was too caught up in that. Absolutely correct. To contain communism. Absolutely. Okay. तो अभी हमें जो चीजें मिलती हैं कि अमेरिका जैसे अब इन्वॉल्व होता है, प्रीवियस सिचुएशन आप देखिए कोल्ड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में बहुत डिफरेंट थी। So that was all. Great. So in the Middle Eastern politics एक बड़ा famous episode है जिसकी बड़ी हम डिटेल में हम अक्सर बात करते हैं, Arab Spring. Yes. Arab Spring, it started from I think Tunisia. Yes. And then बाकी आहिस्ता-आहिस्ता सारी Middle Eastern states के अंदर, Libya and all they were to follow. So वो बड़ा एक सडन, जैसे कहते हैं ना, एक रेवोल्यूशन थी, इनकलाबी किस्म का उसमें था। बिल्कुल। So उससे पहले वाला जो पीरियड था 2005 ऑनवर्ड्स, बिफोर द अरब स्प्रिंग, उसमें कुछ काफी सीरियस टर्न ऑफ इवेंट्स और चीजें ऐसी हुई थी which led to the Arab Spring and the collapse of Arab states. So could you tell about that? Yes, अगर हम सीरिया की स्पेसिफिक बात करें तो बशार अल असद जो है वो रूलिंग में आता है इन 2001। उसके बाद 2000 में आया। एब्सोल्युटली, उसके फादर की डेथ होती है। ऑलमोस्ट 23 इयर्स उसने रूल किया। यस, एब्सोल्युटली, which is a lot. उससे पहले आप उसके फादर की डायनेस्टी अगर काउंट करें तो that is basically 53 years of ruling and that's astonishing. Half a century. Yes. सही। तो आप ये देखते हैं कि वो आ गया रूलिंग में। आते ही उसको ये पता था, एक तो उसने अपने फादर के जितने भी फुटस्टेप्स उनको फॉलो किया। द वन थिंग ही वाज डिफरेंट दैट कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच स्टार्ट में अलाउ कर रहा था इन द वेरी बिगिनिंग। उसके बाद उसने भी कर्टेल करना शुरू कर दिया। कर्टेल करने की मैं आपको इवेंट बता देती हूँ। 2005 में ना आपका क्लाइमेट चेंज, उसके इम्पैक्ट्स हमें सीरिया में बहुत ज़्यादा नजर आते हैं। वहाँ पर होता ये है कि बहुत ज़्यादा रेन पैटर्न वगैरह डिस्टर्ब होता है, तो उसकी वजह से शाहरुख फूड, हंगर क्राइसिस, स्टार्वेशन और ये सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। फूड इन्फ्लेशन आपको पता है एक बहुत बड़ा क्राइसिस होता है। एक होता है कि फूड अवेलेबल भी, खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा। यस, अफोर्डेबिलिटी, प्राइसिंग कॉस्ट बहुत बढ़ गई, लिविंग कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव होना शुरू हो गई। 2005 से 10 के बीच में हुआ ये हो रहा था एब्सोल्युटली, स्पेशली 2006 के बाद तो हमें बड़ा एविडेंटली नजर आता है। अब जब ये सब कुछ हो रहा था, पीपल वर ट्राइंग टू रिटेलिएट अगेंस्ट दीज थिंग्स और दे वर गेटिंग सो फेड अप एंड इम्पेशेंट। बट ऑब्वियसली बशार अल असद का वो एक, आपको पता है पॉलिटिक्स में मैं हमेशा कहती हूँ पॉलिटिकल सक्सेस ऑलवेज क्रिएटेड मोर डिजास्टर देन पॉलिटिकल फेलियर्स। पॉलिटिकल फेलियर में ना स्टेट दोबारा रिवाइव करने की कोशिश करती है। जैसे हम जापान की केस स्टडी देखते हैं, किस तरह से उन्होंने रिवाइव किया, ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसी पे चले गए। जो पॉलिटिकल सक्सेस इसके बाप को मिली थी, इसकी वजह से थोड़ा सा इसका पॉलिटिकल ईगो का इशू था कि हाउ कैन आई गो रॉन्ग ना, और पीपल हाउ कैन पीपल स्टैंड अप अगेंस्ट मी। तो लोग अगर उस टाइम पर शायद ही केटर करता
शायद ये कम्युनिकेट करता, शायद ये पॉलिसीज को चेंज करता, ट्रेड की पॉलिसीज को व्हाटएवर, तो चीजें मैनेजेबल हो सकती थी, बट इसने ये नहीं किया. ही वाज टू मच कॉट अप इन हिज ऑन ऑरा. और उसके बाद आपको 2010 में अरब स्प्रिंग की एपिसोड मिल जाती है. सून क्या होता है कि 2011 में हमें एक बड़ी स्मॉलेस्ट एपिसोड मिलती है विच इज वेरी इंटरेस्टिंग. वो ये है कि एक बच्चा होता है 14 साल का, हुज नेम इज माविया. एंड वो क्या करता है कि अपने स्कूल के पास एक वॉल पे लिख देता है, नेक्स्ट इज योर टर्न डॉक्टर. एक्चुअली डॉक्टर के जो टर्म है वो बिशारुल असाद के लिए यूज की जाती है. ही वाज एक्चुअली हैविंग अ स्टडी ऑफ डॉक्टरी एंड स्टाफ ऑफ आई समथिंग एंड लंदन. और फिर वो आके उसने रूलिंग की. यस, ये तो बहुत पॉपुलर, बड़ा सॉलिड था, बहुत सॉलिड था. यस, तो उसने जब ये पढ़ा गया तो उस टाइम पे उस टाउन में स्पेसिफिकली जो रूलर था, दारा, जो सिटी जिस जगह की मैं बात करी, दैट वाज दारा. और वहां का जो रूलर था दैट वाज आतिफ नजीब फ्रॉम मिलिट्री फोर्सेस. और वो कजन ब्रदर था बिशारुल असाद का. उसने उसको इन्फॉर्म किया कि इस तरह से है, एंड आई विल टेक वेरी सीरियस स्टेप रिगार्डिंग दैट, क्योंकि उस टाइम तक आप देखिए हुस्नी मुबारक जा चुका है. ठीक है, लिबियन का जो डाउनफॉल है वो हो चुका है, तुनीजिया वगैरह में सब कुछ सक्सेसफुल था. डाउनफॉल जो ऑटोक्रेट्स का हो रहा था, वन बाय वन जिस तरह वो शिपिंग शिप्स की तरह गिरते जा रहे थे. अब उसने स्वेयर स्टेप में क्या किया कि नेक्स्ट डे जब वो इन्वेस्टिगेट करने गए, नोबडी टॉक अबाउट इट, के लिखा किसने है. तो उनके जो आप समझते हैं शक था, उसकी बेस पे उन्होंने 15 बच्चे उठाए, उनको टॉर्चर स्टार्ट कर दिया, व्हिच आई वाज ह्यूमन स्लॉटर सेल्स. एब्सोल्युटली. उसमें जब स्वेयर टॉर्चर स्टार्ट हुआ, आप इलेक्ट्रिक शॉक्स दे रहे हो बच्चों को, पानी में जो है वो आप बकायदा तौर पे, यस, इट वाज एक्सट्रीम. अब क्या होता है, रिवॉल्ट्स वहां से स्टार्ट हुए. दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ अरब स्प्रिंग इन सीरिया प्रॉपर्ली. वन थिंग लेड टू अनदर, अनदर थिंग लेड टू अनदर. पेरेंट्स वर आल्सो प्रोटेस्टिंग कि प्लीज रिलीज देम और चिल्ड्रन स्पेसिफिकली. अब इसके बाद ना सीरियन गवर्नमेंट रियलाइज करती है मे बी हमें इतने यंग किड्स को नहीं उठाना चाहिए था. जुवेनाइल में भी तो फॉल करते हैं ना, जुवेनाइल वाली कॉन्नोटेशन भी बनती है, एज फॉल ही नहीं करते थे इस तरह से ट्रीट कर सकते. बिल्कुल. तो उन्होंने जब उनको रिलीज किया तो जो बच्चों की कंडीशन थी, दैट वाज दे वर हाफ डेड. उसकी वजह से पूरे के पूरे सीरिया में स्प्रेड की न्यूज़, वो वीडियो स्प्रेड की. बच्चे जो अपनी स्टोरीज बोल रहे थे वो वीडियोस पे, इनह्यूमन ट्रीटमेंट हुआ है, उसकी वजह से एवरीबॉडी कॉट द अटेंशन. एब्सोल्युटली. तो उन्होंने जब अपनी स्टोरीज बताना शुरू की बच्चों ने, इवन तो माविया अभी भी फाइटर है, वो बाद में पूरा रेबेलियस बना. ही स्टिल अलाइव. वाओ, अच्छा. तो अब क्या होता है कि वो वहां पे पूरा, उसके बाद वहां पे प्रॉपर स्ट्राइक्स होती हैं. एक बनाया गया, अच्छा हुकूमत इसको सीरियसली नहीं ले रही थी अगेन. फिर वहां पर एक चीज होती है कि पूरे सीरिया में कॉल करते हैं वो कि जुम्मे के सर्मन वगैरह के बाद हम स्ट्राइक करेंगे. उसको डिग्निटी ऑफ फ्राइडे भी बोलते हैं, या फ्राइडे ऑफ डिग्निटी, दोनों टर्म्स उसके लिए साइमल्टेनियसली यूज होती हैं. वो जब करते हैं तो फायरिंग हो जाती है, उसमें सम पीपल डाइड. वो क्या करते हैं, वेरी नेक्स्ट डे उनके कॉफिन्स लेकर फिर दोबारा प्रोटेस्ट करते हैं. उस टाइम पे बिशारुल असाद कहते हैं कि आई विल शो माय फुल पावर टू देम, और वो पूरी बम्बार्टमेंट्स करा देते हैं और सारा कुछ. अब इतने छोटे अपने ही लोगों को सप्रेस करने के लिए इतने हार्ड मेजर्स बकायदा है. वो टैंक्स उतार देता है शहरों के अंदर कि इनको बस आप क्रूसीफाई कर दें, बल्कि बिल्कुल जरूरत नहीं है किसी भी रेजिस्टेंस की, क्या बर्दाश्त करें. वेयर वाज ह्यूमन राइट्स वॉच, वेयर वाज एमनेस्टी इंटरनेशनल, वेयर वाज द ग्लोबल. एब्सोल्युटली. अब उस टाइम पे यूएन है 100% करेक्ट. अब उस टाइम पे सिचुएशन ये थी, जैसे मैंने आपको बताया, हुस्नी मुबारक वाली एपिसोड भी मैं आपको बता रही थी, लिबिया में ऑलरेडी देयर वाज अ वेरी ब्रूटल डाउनफॉल. और आप ये बिलीव करें, कहीं पे भी अरब स्प्रिंग सक्सेसफुली नहीं हो गया. हाँ, वहां पर टाइम कम लगा है, साल 2 साल 3 साल, और डाउनफॉल हो गया. बट ह्यूमन राइट्स और एक क्योस पूरे मिडल ईस्ट में चल रहा था. तो एट दैट टाइम यूएन की जैसे स्वीपिंग स्टेटमेंट्स होती हैं या सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स होती हैं, दैट वी आर नॉट इन दैट फेवर एंड स्टफ, वही कुछ ही हो रहा था. अच्छा, अब यहाँ पर एक बात जो अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हाफिज साहब ने जो पूरी फील्डिंग सेट की थी, उसकी वजह से ईरानियन बैकिंग तो आ रही थी. ईरानियन सपोर्ट तो कंप्लीटली सीरिया के साथ थी, और सीरिया को ईरान हमेशा अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री बेस के तौर पे कंसीडर करता है इजराइल को काउंटर करने के लिए. तो अब ये भी समझना पड़ेगा हमें कि बिशारुल असद के लिए इतना सक्सेसफुल क्यों था हर चीज करना, क्योंकि उसको पता था आई गॉट द बैकिंग ऑफ ईरान, to some extent I got the backing of Russia as well. So उसको पता था if I am doing that, तो definitely Russia is going to use its veto power in my favor. And by the way, Russia ने 7 times veto power use किया है. Security Council के अंदर 7 दफा in the favor of बिशारुल असाद, in the favor of बिशारुल असाद, और ह्यूमन राइट्स एंड स्टाफ के ऊपर अंदाजा करें. अच्छा, तो अब ये सब कुछ जब हो रहा था डाउनफॉल, उसमें अब थोड़ी सी पिक्चर हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है. ये अब हम कॉन्टेम्परेरी टाइम पे शिफ्ट कर रहे हैं. जो आप कह रहे हैं ना, स्टेक होल्डर्स इतने कैसे, सवेयर सिविल वॉर कैसे हो गई. अब जब बिशारुल असद ये करता है, उसी टाइम पर एक
एक ग्रुप राइज करता है विच इज नोन एज फ्री सीरियन आर्मी। ठीक है। और वो कहते हैं कि वी विल गेट रिड ऑफ दिस ऑटोक्रेट फैमिली एंड हम कुछ भी करेंगे बट वी विल फाइट बैक, हम वेपन्स भी यूज करेंगे। मसला यहाँ पर आता है कि फ्री सीरियन आर्मी, आप समझ लें कि मैं इसको अक्सर इस तरह कोट करती हूँ, बेचारे ना किराए के वो मर्डरर्स थे जिनके पास ना पैसा था ठीक और है। ना वेपन्स थे, और फाइट करने के लिए वॉर इज अ Of बिजनेस, course you need funds, you need capital, you need funding. वेपन्स एंड स्टफ। अब इसके लिए पता है क्या हुआ, जिसने इन्वॉल्व होना चाहा इस पिक्चर में उसने पैसा फेंका और वो इन्वॉल्व हो गया। Here come all the superpowers and all the rebel groups, all the extremist groups we saw in the picture. तो उसमें क्या होता है, अब यहाँ पर ना IS उस टाइम पर राइज कर चुकी थी थोड़ा बहुत, और आपने देखा है कि पहले IS का नाम ISI था, ठीक है, क्योंकि वो इराक तक लिमिटेड बिल्कुल थी। इस्लामिक स्टेट इन इराक। अब उन्होंने किया ISIS, तो इस्लामिक स्टेट इन इराक Iraq and एंड Syria. सीरिया, दैट केम इनटू द पिक्चर। उन्होंने कहा अच्छा ये तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और फ्री सीरियन आर्मी को उन्होंने कहा हम हेल्प करेंगे, हम भी चाहते हैं कि ऑटोक्रेट्स आएं, और आपको पता है वो सुन्नीज़म को वहाबिज़म को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा हम भी आपको सपोर्ट करेंगे, एंड उनको ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियल लगा कि हम भी एक्सपैंड कर लेंगे, हमारी एक स्टेट एक्सपैंड हो जाएगी, जो कैलाफुट पे वो बनाना चाह रहे थे वो भी आ गए। उसके रिएक्शन में क्या था, अब ईरान ओपनली तो सपोर्ट कर रहा था ब्लेटेंटली, अब ईरान ने क्या किया, हिजबुल्ला वगैरह को भी वहां पे बहुत ज्यादा पेनिट्रेट करवाया। इसको देखते हुए क्या हुआ, सऊदिया ने भी सोचा कि दैट्स माय प्लेग्राउंड एज वेल, उन्होंने दाइश वगैरह को और वहां पर और जो रेबल ग्रुप्स है, जैसे वहां पर अलकायदा जो है वो जाना शुरू हुआ टू सपोर्ट फ्री सीरियन आर्मी एंड स्टफ। तो उन्होंने वहां पर ऑब्वियसली अल नस्बा वगैरह के नाम से वो वहां पे पेनिट्रेट किए, उनको सऊदिया ने अनलिमिटेड फंडिंग की है। आपको पता है सऊदी इज द लार्जेस्ट बायर ऑफ अमेरिकन वेपन्स, तो उनको एक स्टेट ऑफ द आर्ट के वेपन्स प्रोवाइड कर रहे थे। ये सीन हो गया। अब क्योंकि रशिया इन्वॉल्व है तो अमेरिका कैसे रुक सकता था, अमेरिका ने सोचा ओके आई वुड यूज द रीजन ऑफ द chaos एंड स्टफ कि बहुत ज्यादा chaos है, और ऑब्वियसली ह्यूमन राइट्स का भी इशू है, तो दे केम इनटू द पिक्चर एज वेल। अब आप ये देख, इस सब के बाद एक आखिरी चीज होती है, कुर्ड्स जो हैं वो कम्युनिटी है जो बेसिकली सीरिया में नॉर्थ ईस्ट साइड पे रहते हैं, और वो काफी अरसे से, आप समझे पिछले तकरीबन 40-50 शायद इससे भी ज्यादा सालों से रिवॉल्ट कर रहे हैं दैट वी वांट कुर्दिस्तान। अब टर्की तो उनको बहुत सप्रेस करता है, इतना सप्रेस करता है कि टर्किश बॉर्डर They से want a separate state. वो जो Kurds और Turkey is always trying to, you know, सप्रेस देम। yeah. अब वो टर्की और सीरिया के मिड की जगह बनती है जो वो डिमांड करते हैं। टर्की उनको पुश कर रहा था, दे केम इन सीरिया, उन्होंने भी कहा कि वी विल फाइट फॉर योर कॉज, और सबने मिलकर कहा कि हाँ पहले बशारुल असद को उतारते हैं, उसके बाद सब लोग अपना अपना मिल बैठ के खाएंगे। अब व्हाई आई कोटेड ऑल दीज स्टेक होल्डर्स एंड सुपर पावर्स, क्योंकि अब भी तो यही होगा, बशारुल असद गया है, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, eventual throne किसको मिलेगी? एब्सोल्युटली So you have करेक्ट। so many external players, powers. You've talked about ISIS, Saudi, USA, EU, Kurds, Yes. और जो आपने Syrian Free Army and Yes. XYZ. So क्या ये स्टेक होल्डर्स अब क्या आपको नजर आ रहा है? एब्सोल्युटली। अब यहाँ पर आपको स्टेक होल्डर्स, आई होप सबको भी क्लियर हुआ होगा, हमारी ऑडियंस को जिनके लिए हम ये कर रहे हैं, तब IS वगैरह को बहुत वीक कर दिया है ना यूएस ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, नो डाउट इन दैट, एग्जॉस्ट हो गए हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं। बट हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि IS वो ऑर्गेनाइजेशन रही है जिनका टेरर अगर आप देखें, यस, आई थिंक इट्स द strongest in terms of its image. Yes. It is extremely brutal and Very they brutal. project themselves to be extremely powerful. Absolutely. आप ये देखें कि उनको दोबारा एक पॉलिटिकल वैक्यूम मिल गया, सो डोंट फॉरगेट दैट कि अब वो दोबारा री-राइज कर सकते हैं। True. पहली चीज, दूसरी चीज बशारुल असद लेफ्ट। अब इसकी बात भी ये है कि वहां से सऊदिया वगैरह नहीं गए हैं, हिजबुल्ला नहीं गई है, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को कहीं भेजना स्टेट स्पॉन्सर्ड हो सकता है, बट जितनी उनकी रिजिड मेंटालिटी होती है, उसके बाद अगर आप ये अज्यूम करें कि हम उनको अपने अकॉर्डिंगली चला सकते हैं, टेम एंड ट्रेन कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। व्हेन इट कम्स टू द पावर पॉलिटिक्स एंड स्टफ, पावर हंगर बिहेवियर फिर और प्लस एक्सट्रीमिज्म का टच हो, तो वो तब तक वहां पे फाइट बैक करेंगे जब तक दे आर नॉट गोइंग टू गेट व्हाट दे वांट। तो ईरान आप देख लें वो पिक्चर में मौजूद रहेगा। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर और भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे ISIS का जो नया वर्जन है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। बड़ा लोग डिस्कस कर रहे हैं दमास्कस में जो डाउनफॉल हो गया और कोई रेजिस्टेंस नहीं हुई। ब्रेकिंग न्यूज़ है कि उसको जो लीड कर रहा है अभी अबू मोहम्मद अल जैलानी, ही बिलोंग्स टू ऑब्वियसली ISIS प्रीवियसली, एंड देन एक नई फॉर्मेट बना HTS का, ठीक है, और तहरीरुल शाम जिसको हम बोलते हैं, और उन्होंने बाकायदा तौर पे रेबेलियसनेस की और आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली विद इन 3 days उन्होंने अटैक करके कंट्रोल ले लिया। They were waiting for the time कि बशारुल असद वीक कब हो। He was not paying the salary to troops and anything. Why?
गारमेंट कोलैप्स कर गई थी ना, उसके जितने भी बिजनेसेस आप समझ लें ऑफशोर्स चल रहे थे, उसके ऊपर काफी जो है वो क्वेश्चन मार्क रेज हो रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताती हूँ, बशार अल असद फाइट करा था 2 चीजों पे, ईरान एंड रशिया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द ब्रेकिंग न्यूज इज ईरान जो है वो बहुत सवेयर इन्फ्लेशन से गुजर रहा है। इन्फ्लेशन और उसके ऊपर सैंक्शंस और बाकी वो Yes. अपने इट्स ट्राइंग टू पुट इट्स हाउस इन ऑर्डर एंड देन Yes. इजराइल के साथ उसके जो प्रॉब्लम्स और पंगे चल रहे यस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपको बताती हूँ शाहरुख, ईरान की पिक्चर ना 5 सालों में बहुत चेंज हुई है। पीपल आर नॉट रियलाइजिंग दिस। ईरानी पीपल जो हैं वो खमीनीस को शायद उतना टॉलरेट नहीं कर पा रहे। एक इवेंट हुआ था जिसमें एक बच्ची को ना इन्होंने मार दिया था ऑन स्कार्फ थिंग ना, कि उसका स्कार्फ प्रॉपर नहीं था, मोरालिटी पुलिस ने। उसके बाद वहाँ पे सारी औरतें रोड पे आई हैं, 2020-21 की मैं आपको पिक्चर बता रही हूँ। एंड उसके बाद आप बिलीव करें कि वहाँ पे रिपरकशन स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है। जब आपके अपने लोग आपको बर्दाश्त ना करें ना, तो जो हाउस इन ऑर्डर वाली आपने बात की, फिर आपकी सारा पैसा कहाँ लगता है? अपनी स्टेट के इंटरनल सिक्योरिटी में है। ट्रू आप समझ रहे आपके हैं? लोग ही आपके खिलाफ हो गए हैं, देयर यस, फीलिंग डिप्राइव्ड और आप उनको इतना ब्रूटली जो है वो ट्रीट ट्रीट कर रहे हो। बिल्कुल। अब लोग ये समझ रहे हैं कि मे बी इज़राइल पे फोकस है। इज़राइल के लिए तो उसने सीरियन बेस यूज़ करनी है। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उनका जो अपना हाउस इन ऑर्डर का इश्यू स्टार्ट हुआ है, उनकी वहाँ पर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी इन्वेस्ट हो रही है। एंड कैन वी आल्सो से कि रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर रशिया इज टू यस, कॉट अप इन द यूक्रेन वॉर दैट इट डिड नॉट पे द रिक्वायर्ड हीड यस, टू सीरिया। एब्सोल्युटली। बाय द वे ब्रेकिंग न्यूज़ 12 दिसंबर की मैं आपको बता देती हूँ कि रशिया ने जो वहाँ पर अपनी एयर बेस वगैरह बनाई हुई थी ना और मिलिट्री बेसिस, उसने अपने शिप्स जो है वो निकालना शुरू कर वापस दी से हैं। कर ली हैं। यस, तो दैट क्लियरली शोज कि वो यूक्रेन वो अपना अगेन अपनी रीजनल पावर में बिजी है। तो वो तब तक उधर इन्वॉल्व थे जब दे वर नॉट बिजी इन देयर ओन होम टाउन, ट्रू। आसान लफ्जों में। तो अब ये सारी पिक्चर भी क्रिएट हो गई। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ एचटीएस का अपना इंटरेस्ट, दाइश का भी रीराइज हो सकता है, डेफिनेटली होगा। उसके बाद आपको पता है कि वहाँ पे जो स्टे फ्री सीरियन आर्मी एक इटसेल्फ स्टेक होल्डर है। फिर उसके बाद वहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे कुर्ड्स जो चाहते हैं हमें अपना होमलैंड मिले, कि हम अपना एक कंट्री जो है वो ऑक्यूपाई करें। अब इस सब के अंदर एक और चीज आती है, मैंने आपको स्टार्ट में एक चीज कोट की थी, ट्राइबलिज्म। रिमेंबर दैट? यस, सीरिया में वहाँ पे ट्राइबलिज्म का भी तो कॉन्फ्लिक्ट है और ट्राइबल लॉर्ड्स जो हैं वो पावर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे हैं, इस तरह इन्वॉल्व रहे हैं कि वो भी डाउनफॉल चाहते थे। फिर वहाँ पे शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट, बशार अल असद गया है बट मेजर पोजीशन सारी इवैक्यूएट नहीं हुई हैं। वहां पर वही लोग बैठे हुए हैं जो उनके डायनेस्टी के साथ बड़े लॉयल रहे हैं। तो अगेन जो आपके विद इन इंस्टीट्यूशंस एक फेलियर क्रिएट होगा, इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस भी तो आ सकता है। जो इंस्टीट्यूशंस को रन कर रहे हैं फ्रॉम जनरेशंस, आपको लगता है कि वो इंस्टीट्यूशन के इनसाइड आउट नहीं समझते, और विदाउट इंस्टीट्यूशंस, विदाउट इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट आप कैसे गवर्नेंस, डेमोक्रेसी और इन सब चीज़ों की बात कर सकते हैं। चलिए ये भी छोड़ दें। सवाल ये उठता है कि जो एचटीएस है वो तो बहुत एक्सट्रीमिस्ट रेबल ग्रुप है और वहां पर हमें लिबरल ग्रुप भी मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कुर्ड्स इटसेल्फ बहुत लिबरल ग्रुप है। तो आप ये बताएं कि बेसिकली ये जो एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट की बात हो रही है, ये कभी भी आपको लगता है शाहरुख के रिजिड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स और जो डेमोक्रेट्स लिबरल्स हैं वो वन पेज पे आके बैठ सकते हैं? नहीं। ऐसा होता तो हमें अफगानिस्तान की पिक्चर तो बहुत आराम से सॉल्व होती हुई मिल सकती थी। नहीं मिली। आफ्टर सो मेनी इयर्स ना, आप अमेरिका को देखें, गए हुए काफी टाइम हो गया है, बट स्टिल आज तक वो उस तरह की गवर्नमेंट ही नहीं बना पाए हैं। तो यहाँ पर जो एक वर्स्ट सीरियन सिविल वॉर को हम बार बार कोट करते हैं, उसकी रीजन ये है कि एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट ग्रुप वहां पर आए, वहां पर खुद गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट हुई, फ्री सीरियन आर्मी एंड स्टफ, एंड द लिस्ट गोज ऑन लाइक दिस। वहां पर बेसिकली कोल्ड वॉर सिनेरियो क्रिएट हुआ। व्हाई आई एम कोटिंग दिस? यूएसए वर्सेस रशिया, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर मैंने इसलिए बोला ईरान वर्सेस केएसए, दे केम इनटू पिक्चर एज वेल, एंड दैट वाज द कोल्ड वॉर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। तो डबल कोल्ड वॉर वहां पे स्टार्ट हुई। उन्होंने अपने अपने ग्रुप्स को फिर जो है वो सपोर्ट करना शुरू किया। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि सीरिया की सिचुएशन अभी नॉर्मलाइज क्यों नहीं हो सकती और पहले क्यों नहीं हो सकी? अगेन द मिस यूज ऑफ वीटो पावर, जो रशिया ने टाइम एंड अगेन 7 टाइम्स उसको वीटो किया। एंड बाय द वे द ब्रेकिंग न्यूज इज बशार अल असद यूज केमिकल वेपन्स ऑन देयर ओन पीपल। या आई हर्ड दैट। यस, एंड 2-3 टाइम्स बड़ी एक हॉट न्यूज़ बनी थी कि अपने ही लोगों के खिलाफ उसने केमिकल वेपन्स यूज कर लिए। उसकी रीजन है ना, 1997 में 193 स्टेट्स ने आपस में पैक्ट साइन किया था अंडर यूएन कि कभी भी यूज ये बिल्कुल इलीगल है, ये यूज नहीं होगा। एंड ही बेसिकली रिटेलिएटेड दैट, उसे वायलेट किया बिल्कुल। और लाशों की लाशें पड़ी थी, स्पेशली ऑब्वियसली चिल्ड्रन एंड वुमेन। तो उसके ऊपर भी रशिया सेव्ड हिम। अब अगर इस सब में देखें तो सवाल एक और बड़ा इंटरेस्टिंग खड़ा होता है
कि ट्रम्प ने अभी रिसेंटली एक और जो अनाउंसमेंट आ रही है वो ट्रम्प ये कह रहा है कि वी हैव नथिंग टू डू विद सीरिया। ब्रेकिंग न्यूज इज ट्रम्प ये सेम स्टेटमेंट 2017 में दे चुका है, बट उसके बाद ट्रम्प ने दोबारा एयर अटैक्स वगैरह करवाए थे क्योंकि वहां पर केमिकल वेपन्स यूज हो गए थे। अब एक और न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है, असद गया कहाँ है? रशिया। इसका मतलब है रशिया को स्टिल पता है कि अभी हॉट टाइम चल रहा है और उन्होंने अपनी मिलिट्री बेस और हर चीज़ एवैक्यूएट करवा रहे हैं, बट लॉन्गर रन में उनको पता है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें बिशारुल असद की सही भी है, उसकी प्रॉपर अपनी इंटेलिजेंस थी जो लोकल टाउन्स तक फैली हुई है। तो आप ये देखें कि फ्यूचर में कितना बड़ा अनरेस्ट क्रिएट होने का चांस है। So problem is not evacuation and उसका exit of Bashar al-Assad, but it's what Transition follow phase. क्या होगा और आने Yes. वाले दिनों में हम क्या turn of events Yes. देखेंगे जिसमें एक utter chaos नजर आ रहा है अटर हमें, chaos है यहाँ और तो। एक जिसे कहते हैं ना so many different entities Yes. who will try to grab the throne, Yes. और एक बहुत civil unrest, warfare और एक फेल्ड स्टेट तक का एक पॉसिबिलिटी। मैं हमेशा एक बात कोट करती हूँ कि आज तक आप इजराइल को ना 2 स्टेट्स में कन्वर्ट नहीं कर सके। वी हर्ड अ लॉट अबाउट इट। तो आपको लगता है कि सीरिया को आप 10 स्टेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? आप दाइश को भी स्टेट बना के देंगे, आईएसआईएस वाली, आप कुर्ड्स को भी हैप्पी कर देंगे, आप सीरियन लोग जो हैं उनको भी हैप्पी कर देंगे, आपने वहाँ पे ट्राइबल लॉर्ड्स को भी खुश कर देना है, आपने जनाबे वाला वहाँ पे सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट जो है, ऑब्वियसली सऊदिया चाहेगा मेरी बैकिंग वाली गवर्नमेंट आए, ईरान चाहेगा मेरे वाले लोग आए, मेरे वाले लोग जो ऑलरेडी रूलिंग में हैं। देयर इज अ टसल। To put it very simply, if we try to understand कि future जो है political landscape आपको क्या नज़र आ रहा है सीरिया का, although you've discussed Yes. quite a lot in detail, so briefly क्या नज़र आ रहा है आपको as per your view? एब्सोल्युटली मुझे ये लगता है कि डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी अ बिगर स्पेस फॉर इजराइल। जो ग्रेटर एक्सपेंशनिज्म वाली They are बात super happy वैसे। Yeah. ही ट्रू उसकी रीजन ये है कि उसको पता है कि दाइश वगैरह के पास जो स्टेट ऑफ द आर्ट के वेपन्स थे वो जो आ रहे थे उनकी सपोर्ट अब आना बंद हो गई है, और उनको पता है अमेरिका इज एट आवर साइड। ट्रम्प का भी आपको पता है, ट्रम्प ओपन द एम्बेसी इन इजराइल। तो यस, उनका जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है अमेरिका का वो भी उनकी सपोर्ट में है, तो गोलान हाइट्स वगैरह तो आराम से वो ऑक्यूपाई कर लेंगे। जहां तक बात है गोलान हाइट्स को लेने के बाद तो इनकी एक्सेस टर्की वगैरह तक बहुत आसान हो जाएगी। टर्की का सिंपल सा है, कुर्ड्स को एक्सप्रेस कर दें, आई एम ऑल योर्स। आई एम ऑल योर्स से मुराद है आई एम ऑल इन द आप समझ लें कि मैं आराम से इजराइल को हर तरह की सपोर्ट, पॉलिटिकल हो, लीगल हो, ट्रेड वाइज हो, आई एम गोइंग टू गिव देम दैट सपोर्ट। टर्की का सिंपल सा है। बाकी यहाँ पर जो आपको नजर आता है जो स्टेक होल्डर्स हैं, दाइश का ग्रुप जो है, अलकायदा का HTS जैसे ग्रुप्स जो हैं, STF जैसे ग्रुप्स जो एग्जिस्ट करते हैं, फिर आपको जो सऊदी बैक्ड ऑर्गेनाइजेशंस मिलती हैं, ईरानियन बैक्ड मिलती हैं, वो आपको उसी तरह ऑपरेट होती हुई नजर आएंगी। बट ज़्यादा स्वेयर सिचुएशन इसलिए होगी कि ईरान इज़ बेसिकली टू कॉट अप कि वो अपनी चीज़ों को मैनेज कर सके। सऊदिया इज़ नाउ गेटिंग टू कॉट अप इन नियोम सिटी इन स्टफ के डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी कर सके। बशार अल असद लेफ्ट सो फार, रशिया इज टू बिजी इन यूक्रेन वॉर, और यही होता है हमेशा के गरीबों को छोड़ दिया जाता है। तो आई थिंक सीरियन पीपल, व्हाट अबाउट सीरियन, बन जाएगी। एब्सोल्युटली Nobody will own them, सब व्हाट अबाउट भागेंगे। सीरियन पीपल, और जो लोग हैं दे उनकी बेचारों की क्या गलती है? Absolutely. Already they are internally displaced. Already they are living under the, chaos of refugee umbrella and stuff. अब future ये है कि वहाँ पर further poverty, inflation. So वही हाल होगा जो जैसे कहते हैं ना चेस बोर्ड ऑफ द 21st सेंचुरी, पहले यमन था Yes. और अब हमें वही लोगों का हाल, और अनफॉर्चुनेटली जो जितने मिजरेबल सर्कमस्टांसेस हमें नजर आ रहे हैं, yes. तो वक्त के साथ साथ they're gonna get worse. Worse. And this is just the start of another warfare and another chaotic situation. Absolutely. सही। अच्छा, sorry, आप कुछ कह रही थी? इसमें लास्ट चीज मैं ये कहना चाहूंगी जो लोग मिस आउट कर रहे हैं वो ये है कि याद रखिएगा बशार अल असद को इतनी सपोर्ट आना बंद होना, हु नोज कि अंडर द कवर रशिया ने कोई डील कर ली हो इजराइल के साथ। ट्रू। रशिया कोई डील कर चुका है, जो क्राइम वाली कॉन्वर्सेशन में वो इतना कॉट अप है कि उसको लगा होगा कि मैंने कोई डिप्लोमेटिक टाइज या कोई स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। प्लस दे डिलिबरेटली डिड दिस। एब्सोल्युटली। आई थिंक उनका अगर मकसद अचीव हो गया या हो गया होगा, तो उन्होंने जान के एक पूरा ड्रामा क्रिएट किया है। हम we never know कि असल स्टोरी क्या है। Absolutely, and I think Greater Israel is now in the picture, and it is, yes, now it is evident. It will happen. So again, अच्छा, last two questions since we've discussed almost everything on the agenda. आपके ख्याल में, just out of curiosity, did जितना बशार अल असद smart है, he was a genius. Yes, true. And Putin भी, I mean, he was very close to Putin, तो उसको उनको पता है, and as you said उनकी इंटेल बहुत strong थी। मैं मान नहीं सकता कि they did not see this coming. Yes.
they knew, इनको पता था कब फ्ली करना है, क्या होगा. I think they in their mind have everything planned, and it's going according to plan. Yes, absolutely. From the looks of it looks like something else. अच्छा, इसको मैं इस तरह से कोच कर देती हूँ आपको. रशिया का प्लान बड़ा पहले से सीरिया को यूज करने का था. दे वर प्लानिंग अ वेरी बिग पाइपलाइन जिसका रूट था सीरिया, कतर और फिर ऑब्वियसली इसकी कनेक्टिविटी रशिया तक. और रशिया उसको जो है वो करेगा डील या फिर उसकी ऑनरशिप लेगा, उसको एग्रीमेंट को क्रैक करेगा और उसकी बिल्कुल. एक्सेस जाएगी यूरोप तक. बिल्कुल. बट यूएस जो है वो इस प्लान के फेवर में नहीं था. ऑफ कोर्स. यस. तो वो जो पाइपलाइन वाला आइडिया है ना, ये कभी बहुत हाईलाइट नहीं हो सका. बट ये जो उसके ऑपोजिट इराक का रूट बनता था, ईरान का रूट बनता था, सीरिया का रूट बनता था. रशिया हमेशा से चाहता था ये कतर वाली डील किसी भी तरह कैंसिल करा के ये जो सीरिया वाला रूट है मैं इसको किसी तरह से करवाऊं ताकि मेरी जो मोनोपोलाइजेशन है ऑयल वर्ल्ड के अंदर वो बहुत ज्यादा मेंटेन हो. प्लस रशिया ये भी चाहता था कि वो बार्गेनिंग सिचुएशन में रहे व्हेन इट कम्स टू द गल्फ कंट्रीज, मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स एंड विद यूरोप रिगार्डिंग देयर ऑयल नीड्स. It has achieved its objectives. आई थिंक दे हैव अचीव्ड द ऑब्जेक्टिव्स. उन्होंने इतना कियोस क्रिएट कर दिया है कि अमेरिका कभी भी वहां पे अपनी मोनोपोलाइजेशन तो क्रिएट नहीं कर पाएगा. इतने रेबल ग्रुप्स को इतनी सवेयर सिचुएशन में छोड़ना. दूसरी चीज आप देखें कि अगर अमेरिका का प्लान सक्सेसफुल हो जाता तो यूरोप को पूरी की पूरी डिपेंडेंसी जो है वो अमेरिकन सिक्योरिटी और उसके ऊपर होती रिगार्डिंग देयर ऑयल और एनर्जी नीड्स. तो डेफिनेटली अमेरिका की जो एक साइंग है वो यूरोप में मजीद स्ट्रांग हो जाती. अब इन फ्यूचर ये भी मुझे नजर आ रहा है कि जितना कियोस क्रिएट हुआ है और जब ये टेररिज्म स्प्रेड होगा तो माइट भी रशिया को एक बहुत बड़ा रूट मिल जाए कि वो स्ट्रीम नॉट 2 वगैरह का प्रोजेक्ट दोबारा से किक स्टार्ट कर सके जो कि कैंसिल हो गया था ड्यू टू यूक्रेन वॉर. क्योंकि जो अनरेस्ट है एक यूक्रेन वॉर वाला और अब इतना बड़ा आपको सेटबैक मिडिल ईस्ट में नजर आ रहा है. इसकी वजह से आप मुझे खुद बताएं ना एनर्जी प्राइसेस कहाँ से कहाँ चली जाएंगी. तो इट्स नॉट अबाउट द जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप ओनली, इट्स आल्सो अबाउट द बिगर प्लेयर्स एट प्ले रिगार्डिंग जियो इकोनॉमिक शेपिंग ऑफ 21st सेंचुरी. ऐसी थोड़ी शाहरुख जो रशिया है उसने वीटो राइट यूज नहीं किया. चाइना उसको हमेशा बैक करता रहा उन बेचारुल असाद. तो ये भी समझने की जरूरत है कि चाइना को भी लॉन्गर रन में पता है कि हमने यूरोप को भी वीक करना है, हमने उनको इस सिचुएशन में लेकर आना है कि वो बार्गेनिंग के लिए हमेशा टिल्ट करें एशिया की तरफ. एंड बाय एशिया आई मेंट रशिया एंड चाइना. तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपके ख्याल में आने वाले दिनों में कौन सबसे पावरफुल एंटिटी है जो पॉसिबली जो एक वैक्यूम को फिल कर सकती है, या ये एक टसल ही रहेगी फॉर द कमिंग पीरियड ऑफ? अनफॉर्चुनेटली 13 इयर्स तक ये कियोस रहा है. एंड आई वुड हम्बली से कि जब तक वहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट रेबल ग्रुप्स, एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, कौन विन करेगा ये कहना तो आई थिंक इट्स टू अर्ली. बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वहाँ पर हर ग्रुप जो है वो अपनी मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करेगा और इवेंचुअली जो सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट लेगा वो आपको नजर आएगा इसराइल ने लिया. उसकी रीजन ये है कि इसराइल इस सारी पिक्चर के अंदर राइज के ऑब्वियसली सिविल वॉर के कियोस की सिचुएशन में वो ऑलरेडी ईरान की सारी बेसिस जो है वो अटैक कर चुका है. 500 प्लस नहीं बाय द वे. कभी आपको ऐसा नहीं लगता है इसराइल जो है वो इट गेट्स सो लकी रैंडमली ईरान का जो है वो इतना सीनियर बंदा हेलीकॉप्टर क्रैश में मर गया. Yes. ये सीरिया वाला एपिसोड हो गया. तो कभी-कभी इट्स फनी कि टर्न ऑफ इवेंट्स किस तरह उसके फेवर मुझे में चले समटाइम्स जाते यही लगता है कि ये जो मल्टीपोलैरिटी वर्ल्ड ऑर्डर का राइज हम देख रहे हैं ना हैं. उसमें रशिया अपनी रीअलाइनमेंट बहुत स्ट्रेटेजिकली कर रहा है. उसको पता है कि मैंने प्रीवियस मिस्टेक नहीं करनी यूएसएसआर वाली, मैंने हर स्टेट के साथ उतनी बिगाड़नी है जितनी मैं टॉलरेट कर सकूं. प्यूटिन ने अपने दिमाग में और लोगों के दिमाग में डाल दिया हुआ है कि ही इज हियर टू स्टे फॉर द, जैसे कहते हैं फॉर द एंड, टिल द एंड ऑफ टाइम. टिल द एंड ऑफ टाइम. यस, ही इज द रूलर फॉर लाइफ. फॉर लाइफ. सो वो जितना आई थिंक ही इज अ वेरी वेरी स्मार्ट एंड सीजन्ड जो है ना वो पॉलिटिशियन कह लें या जिस तरह भी आपने कहना है, लेकिन आई नो कि वो ही वोंट मेक एनी रॉन्ग. आप यहाँ से देख लेना कि ट्रम्प कितना ज्यादा पुतिन को लाइक करता है. तो ऐसा हो नहीं सकता ना ऑब्वियसली कि इन अ लॉन्गर रन. आप ये भी देख सकते हैं कि यूएस और शायद रशिया की कोई डील्स हो जाएं, वो डिसाइड कर लें कि यस लेट्स प्ले टुगेदर, क्योंकि उनको भी पता है कि फ्यूचर जो है वो बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है. तो सीरिया में आपको कियोस नजर आएगा. इसको मैं इस तरह से कंक्लूड कर दूंगी. अफगानिस्तान में कियोस था, है और रहेगा. लिबिया में कियोस था, है और अभी आगे भी हमें नजर आएगा. लेबनान इज अ फेलिंग स्टेट एज वेल. यमन, इराक, यस आई वाज गोइंग टू कोट इट. ये तमाम तर जगहों पे आपको 3 कॉमनैलिटीज मिलती हैं. एक, सुपर पावर्स जो हैं वो अपना अपना इंटरेस्ट गेन करने की कोशिश कर रहे थे प्रॉक्सीज के थ्रू. यस. दूसरा, गुरिल्ला वॉरफेयर ट्रेंड. वहाँ के जो अपने लोकल्स हैं दे आर डिवाइडेड. हिट एंड रन. यस. तीसरा जो वहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलता है दैट इज अगेन इस्लामिक रेबल्स एंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स.
और दे वही आर वेरी शिया ब्रूटल। सुन्नी और एथनिक यस, कॉन्फ्लिक्ट सारे, ये और जहाँ सफर भी कौन कर रहा है? बेचारे आम लोग, माजरत के साथ पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली। सिचुएशन क्यों वर्स्ट हो रही है, हम्म बिकॉज आपकी भी डिवीजन्स जो हैं वो इसी तरह से इमर्ज कर रही हैं। तो अगर आपने अभी ये सॉल्व ना किया तो डेफिनेटली आपको लॉन्गर रन में इस तरह के रिपरकशंस फेस करने पड़ सकते हैं। सो दैट वाज ऑल। That was a very interesting discussion. I hope you guys enjoyed it. Please leave your comments in the section. कोई आपने चीज़ input अपना देना है, आपने कोई और चीज़ बतानी है तो please feel free to tell us. Or I hope you liked the podcast. We've tried to keep it short, crisp, to the point, and I hope it was extremely insightful. Thank you so much for bearing with us, and I will see you in the next one. Take care. Allah Hafiz.